तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 यहाँ पर रिवाइज किया जाएगा। तो चैप्टर 2 जो है वो है आपका प्रबंधन के सिद्धांत। प्रबंधन के सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम्स में इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट वे में पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे डेफिनेशन टाइप से या उसको कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के टाइप से पूछे जाएंगे। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका मतलब क्या है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था, यानी कि कुछ ऐसे सिद्धांतों के आधार पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिपेंड कराया गया है कि जिससे कि हमारी इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो किया जा सके। और साथ ही साथ उसका क्या है कि सक्सेसफुल ऑफ मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट की सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है उसमें। इसमें कुछ बिलीव्स एंड पॉलिसीज़ हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। उन बिलीव्स और पॉलिसीज़ को बेस बनाकर ही इस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। तो अगर हम बात करें सिंपल वे में कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है उसमें हम कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कुछ नीतियाँ और मान्यताएँ जो बनाई गई हैं। नीतियाँ और मान्यता जो है वो यहाँ पर इनके जो प्रिंसिपल्स जिन्होंने दिए हैं उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के क्या रूल्स हैं वो सब आप इसमें पढ़ने वाले हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली आपके इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना है और इसी को हम प्रबंधन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। तो इसका जो नेचर है उसका नेचर की बात करें सबसे पहले ये कैसा है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है ये किसी भी समूह किसी भी संगठन पर आसानी से इजीली एप्लीकेबल है और सभी पर ये एक ही समान रूप से एप्लीकेबल है, यानी कि सभी पर एक ही तरह से ये जो है फॉलो कराया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इसमें सिद्धांतों का निर्माण। इसमें जो सिद्धांत दिए गए कंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल्स, यहाँ पर उनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको बेस बना करके इसमें प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया गया है। जैसे कि सबसे पहले जब भी कभी कोई प्रिंसिपल्स बनाया जाता है तो उसमें उसकी नॉलेज का होना यानी ज्ञान का होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट इसमें व्यवहार का होना बहुत जरूरी है कि बिहेवियर कैसा रहेगा उसका अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ में। अनुभव यानी एक्सपीरियंस बेस्ड है, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल जो है ये हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। तो एक्सपीरियंस एवं शोध, जो शोध की बात यहाँ पे कर रहे हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं, काफी रिसर्च करने के बाद में इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कराया गया है। अब इसका थर्ड पॉइंट है यहाँ पर लोचशील। ये इलास्टिक नेचर का है यानी फ्लेक्सिबल नेचर का है। फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको अप्लाई किया जाता है, जैसी कंडीशन होगी वैसे ही उसी प्रिंसिपल्स को वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। कारण और परिणाम जो है इसका फोर्थ पॉइंट है। इसमें बात होती है कोज एंड अफेक्ट की, तो उसके कारण और किन कारणों से वो उसके परिणाम क्या निकले हैं इस चीज पर भी फोकस किया जाता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि हमारे जो इसकी प्रकृति है वो इन चार तत्वों पर आधारित है, यानी कि जब भी मैं कभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ूंगी तो मुझे इन चारों चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन कीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, या फिर उसका नेचर कैसा है उसके नेचर को बताइए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैनेजमेंट जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसी की सारी जो टर्म्स दी गई उनको कंप्लीट करने के लिए जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग का प्रोसेस में फॉलो किया जाता है, उसके लिए उनके कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पर ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब बात करते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर बात हो रही है ये है इसके साइंटिफिक जो फादर हैं जिन्होंने इसको मतलब कि यहाँ पर डेवलप किया था। तो फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट के जो है वो यहाँ पर है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने इसका फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया था, और अगर आपने बुक्स में पढ़ा होगा तो बुक्स में आपने देखा होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर की भी बात की गई है। तो यहाँ पर जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है वो भी इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ पर हेनरी फ्योल भी। दोनों में बेसिकली डिफरेंस है जो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ते हैं कि इसके जो कॉन्सेप्ट है 1841 में फ्रांस में हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, और इनका बर्थ प्लेस जो है यहाँ पर ये फ्रांस है। एंड 1860 में इन्होंने कोयला मिनरल्स इंजीनियरिंग डिग्री जो है वो अचीव की, और उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर उसमें एज अ वर्कमैन, एज अ एम्प्लॉय उसमें काम करना शुरू कर दिया। तो जिस टाइम पर इन्होंने काम करना शुरू किया उस समय पर कंपनी की जो कामकाजी कंडीशन थी, जो उसकी वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। कंपनी में कोई प्रिंसिपल्स नहीं थे, कोई मैनेजमेंट का तरीका नहीं था। तो उस समय पर ये जो उसकी सिचुएशन थी कंपनी की बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। उस क्रिटिकल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने उस कंडीशन को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया। एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद में जब इन्होंने कंपनी की कंडीशंस को देखा, उसको ओवरव्यू किया, तो यहाँ पर उन्होंने उसकी नॉलेज और यहाँ पर उसके बिहेवियर एम्प्लॉयज के देख करके अनुभव यानी कि उसमें एक्सपीरियंस थोड़ा सा लिया कंपनी में, एंड देन उस पर रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च शुरू करने के बाद में उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया गया, और देन उसके बाद में जो क्रिटिकल सिचुएशन थी कंपनी को क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर लेके आए, और बाहर लेके आने के लिए इन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट टेक्निक्स को लागू कर दिया। मैनेजमेंट टेक्निक्स में इन्होंने अपने कुछ बेसिक 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। उन प्रिंसिपल्स को हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। 14 प्रिंसिपल्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये बहुत जरूरी है ये ध्यान में रखना
कि हेनरी फ्योल जो थे उन्होंने 1841 में फ्रांस में जन्म लेके 1860 में इसको पूरा प्रॉपर पर्सनल एक्सपीरियंस पर इनका बेस्ड है, जो थ्योरी है इनकी पर्सनल एक्सपीरियंस पे, क्योंकि उसने एज अ एम्प्लॉय उस कंपनी में जॉब की थी। तो बेसिकली आप लोगों को अगर जो क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं वो आपका या तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग पूछेंगे, या आपसे उसका नेचर या फिर हेनरी फ्योल की थोड़ी सी शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका कैरेक्टर स्केच पूछ सकते हैं। तो आपको ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, एग्जाम के पर्पज से आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, और इसमें बुक रीडिंग के साथ साथ आप ये जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं इनको देखिए, और जो भी कंटेंट है उसके अपने पर्सनल शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब हम बात करते हैं जो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए हैं वो 14 प्रिंसिपल्स कौन से हैं। उन प्रिंसिपल्स को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से कनेक्ट किया है ताकि कॉन्सेप्ट को ईजी किया जा सके। तो आपको जब भी आप स्टडी कर रहे होंगे इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके आपको पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल को पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल की, काम का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि जो मैनेजमेंट का वर्क है वो वर्कलोड एक पर्सन पर ना पड़े, इसलिए उस वर्क को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है पर्टिकुलर एक पर्सन के पास में, कि एक पर्सन को एक ही टास्क मिले और वो एक बार में एक ही टास्क को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। तो डिवीजन ऑफ वर्क सब तरह की ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है, चाहे वो लॉन्ग पीरियड वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो शॉर्ट पीरियड वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, लॉन्ग टर्म बिजनेस हो, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म बिजनेस हो, सभी में डिवीजन ऑफ वर्क पर ध्यान दिया जाता है। जिसकी जो कैपेबिलिटी है वर्क करने की, उसी की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वर्क या जो भी टास्क है वो दे दिया जाता है। सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा यहाँ पर अधिकार और जिम्मेदारी। अधिकार और जिम्मेदारी में अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। अथॉरिटी का मतलब होता है एक पर्सन जिसको ये प्राधिकार दिया गया है, जिसको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने काम को पूरा करे, वो निर्णय ले। तो निर्णय लेने की शक्ति जो होती है वो यहाँ पर अथॉरिटी, उसके पास पावर है ये, और रेस्पॉन्सिबिलिटी में उसको उस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को वो पूरे अपने मतलब इफेक्ट के साथ में पूरा प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली अपने वर्क को कंप्लीट करे, और वो जो जिम्मेदारी ली है, जो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी उसने मतलब मांगी थी या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, तो उसको पूरा कंप्लीट टास्क में दिखाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बात करें यहाँ पर अनुशासन की, डिसिप्लिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी को आधार बनाकर डिसिप्लिन जो है इसके मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। डिसिप्लिन में नियम और विनियमों की बात होती है। अब नियम क्या है? नियम यानी रूल्स, पॉलिसीज हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी अलग अलग होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो डिसिप्लिन को फॉलो कराती हैं। किसी का सैलरी देने का प्रोसेस की कोई स्पेसिफिक डेट है तो वो उस डेट को डिफाइन कर देती है कि हम इस दिन सैलरी देंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने अपना 11th क्लास का चैप्टर रिकॉल कराऊं मैं आपको, तो उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा था आपका कंपनी से रिलेटेड, जहां पर कि आर्टिकल एंड एसोसिएशन की बात होती है। आर्टिकल एंड एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं जिनको फॉलो जो है वहाँ के एम्प्लॉयज करते हैं कंपनी के। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और वो इसी रोल को फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ प्रिंसिपल, आदेश की समानता। यहाँ पर जो समानता की बात की गई है, यूनिटी ऑफ कमांड की गई है। यूनिटी का मतलब एकता। जब भी कभी आप एम्प्लॉय को कोई भी काम देते हैं और उसके मोर देन वन बॉस है, तो उसके जो डिसीजन है, जो भी डिसीजन लेंगे वो सारे बॉस मिलकर के उसको जो भी काम दे रहे हैं वो एक ही कमांड दें, जिससे कि वो अपने टास्क को इफेक्टिव वे में कंप्लीट कर सके। अगर अलग अलग बॉस बहुत सारी कमांड देंगे, इससे उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा और वो काम में फिर गड़बड़ कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी मोर देन वन बॉस होते हैं उनका ये टारगेट होता है कि वो पर्टिकुलर एक डिसाइड कर ले पहले से ही कि इनको क्या टास्क दिया जाए, वो अपनी एक मीटिंग बुलाएं, उस मीटिंग में डिसाइड करें और एक सिंगुलर यानी कि लीनियर डिसीजन उसको दे दिया जाए कि पर्टिकुलर जो है अब उसको एक कमांड दे दी गई है, अब उसे उस टास्क को कंप्लीट करना है। ऐसे ही यहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा की एकता। दिशा की एकता भी सेम इसी तरह से है, जहाँ पर कि एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करना है उसे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका केवल एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय से वर्क कराया जाता है। अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में एम्प्लॉय को डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित, सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात करता है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि किसी काम को करने के लिए मैं पर्सनली अपने खुद के ऑब्जेक्ट से सोच रही हूँ या अपने ऑब्जेक्टिव से सोच रही हूँ। मेरा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर मैं उसमें काम कर रही हूँ तो उस काम के लिए मुझे क्या करना है कि पर्टिकुलर मैं एक ही टारगेट को फॉलो कर रही हूँ और उसमें क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए सभी के लिए जरूरी हो। तो यहाँ पर जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है उसको जनरल इंटरेस्ट में यानी कि सभी के हित के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्यक्तियों का पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन्स। यहाँ पर बात हो रही है सैलरी की। सैलरी को ही रिम्यूनरेशन के नाम से भी जानते हैं हम, जहाँ पर क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को अधिक लाभ हुआ है
यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अधिक प्रॉफिट कमाया है तो जो उसके एम्प्लॉयज़ जो उसके काम को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसको कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अतिरिक्त लाभ भी दिया जाए, एडिशनल प्रॉफिट भी दिया जाए। अगर कंपनी बहुत अच्छे टर्नओवर्स कमा रही है, अच्छी सेल्स हो रही है कंपनी की, तो उसमें जो प्रॉफिट है उसमें प्रॉफिट में हिस्सा उसके एम्प्लॉयज़ का भी होना चाहिए और उनको एडिशनल प्रॉफिट दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, कई बार इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जब भी पावर जो है वो सेंटर में होगी, सेंटर यानी मैंने एक डॉट लगाई हुई है, इस डॉट को आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल के अंदर डॉट लगाई हुई है, ये जो है सेंटर है इसका, और जितने भी है, अगर जैसे किसी की कोई क्वेरी है, कोई ग्रेवियंसेस है एम्प्लॉयज के, तो वो अपने जो भी उसके अपर है, अपर ग्रेड के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये बताते हैं। तो यानी कि ये एक ही सेंटर को डिनोट करते हैं। जो एरो का सिंबल है वो मैंने इंटरनल तरफ से किया हुआ है, अंदर किए हुए हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या था, पावर का डिवीजन किया जा रहा है। यहाँ पर जो पावर्स है वो अलग अलग जगह पर डायरेक्शंस में या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसको ऐसे दिया जा रहा है पावर्स को। तो जो एरो का सिंबल है वो बाहर की तरफ है, आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है और स्टूडेंट इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्केलर चेन का प्रोसेस। स्केलर चेन जो है वो आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा और आपको पहले से पता भी होगा कि स्केलर चेन सभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं से एक छोटे से एग्जाम्पल से कनेक्ट करना चाह रही हूँ, जहाँ पर क्या है कि आपका देखिए, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आग लगी है। अब जब ऑर्गेनाइजेशन में आग लगती है तो क्या होता है, कभी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से डिलीवर नहीं की जाती है कि ए बी को बता रहा है, बी सी को और सी डी को। इससे क्या होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें डिले हो जाएगा और वो आग ज़्यादा फैल जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, ये जो स्केलर चेन का प्रोसेस है, इसमें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आग लगे तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो भी, चाहे फायर ब्रिगेड हो या जो भी हो आपका जो इस सारे प्रबंधन को देख रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि ए जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है जी से। तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप एक हायरार्की, जो एक पूरी हायरार्की है वो ऐसे घुमाकर ना फॉलो करके आप डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट इमरजेंसी केसेस में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर आदेश का सिद्धांत। आदेश का सिद्धांत है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, जिसमें यहाँ पर जो बात की गई है पुरुषों और सामग्री की व्यवस्था करने की बात की गई है। एक स्पेसिफिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को, जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज जो कंपनी यूज कर रही है, जो भी रिसोर्सेज यूज कर रही है, उन रिसोर्सेज का प्रॉपर सिस्टमेटिक वे हो, एक ऑर्डर हो। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड एंड ऑर्डर में। उनके अकॉर्डिंग जो है कमांड और ऑर्डर, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं भी, जहाँ भी आप डिक्शनरी वगैरह में सर्च करते हैं, कई बार आप कमांड को एज अ ऑर्डर समझते हैं, तो दोनों में काफी डिफरेंस है। यहाँ पर मोर देन वन बॉस की बात की गई है और यहाँ पर जो है बात की गई है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर की। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर में आपको ये ध्यान रखना है, एक सीक्वेंस की बात करता है ये, कि पर्टिकुलर पर्सन को अपना जो भी मटेरियल है, जो भी सामान बनाना है, वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखा हो जिससे कि डिले ना हो प्रोडक्ट बनने में। तो ये भी ध्यान रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी ये जो है आपका प्रिंसिपल, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें बात की गई है न्याय संगत, दया और पारिश्रमिक की। जो भी पारिश्रमिक यानी जो भी सैलरी दी जा रही है वो जो है आपको न्याय के तरीके से दी जाए, ऐसा ना हो किसी को ज्यादा किसी को कम, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको सैलरी दी जाए, उसके टास्क के अकॉर्डिंग दी जाए, जितना वो कैपेबल है उतनी ही उसे सैलरी दी जाए। तो मेल फीमेल के डिफरेंस को भी ये हटाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और यहाँ पर न्याय संगत, जो भी डिसीजन हो उसमें, जब भी कभी डिसीजन हो तो जो वहाँ पे कंपनी का एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी डिसीजन ऐसा ले लिया जाए कि वो जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाए या वो उसमें इंटरेस्ट ना लें, फिर वो अच्छे से वर्किंग आ रहा है उसमें कंप्लीट टास्क करके ना दें। तो इसलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इक्विटी यानी जस्टिस की बात कर रहा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता। स्थिरता का मतलब होता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल्स। यहाँ पर क्या है, स्थानांतरण और जो रोटेशनल जॉब होती हैं, शिफ्टिंग वाली जॉब होती हैं, या कई बार जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो आपको उनको श्योरिटी देनी होगी, वो आपका टास्क या जो भी वर्क है वो तभी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे जब आप उसको ये श्योरिटी दे देंगे कि आपने जो है उनका स्थानांतरण जो है वो नहीं किया है, करिए लेकिन वो एक टाइम के साथ कीजिए। जल्दी जल्दी से क्या होता है कि जो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं एम्प्लॉइज, तो उनको ये श्योरिटी दीजिए कि उनकी जो जॉब है वो जो है पूरी तरह से सिक्योर जॉब है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में, कि उनकी जो स्थिरता है, जो कार्यकाल करने का जो टाइम पीरियड है वो पूरा फिक्स होना चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसमें उपक्रम। उपक्रम का मतलब होता है इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी हैं। ये एक जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की जो आत्म प्रेरणा है,
आत्म प्रेरणा के लिए पहला कदम एम्प्लॉय का उठाना ही ये सबसे बड़ी पहल होती है। तो जो भी टास्क होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी कंपटीशन हो रहे हो, टास्क हो रहे हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स हो रहे हो, सभी में उनकी भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है। अधिक से अधिक अगर वो भागीदार रहेंगे, उनको इनिशिएट किया जाएगा, तो वो आपके टास्क और वर्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके देंगे। और इससे क्या होता है, में एक मोटिवेशनल पावर आती है। ये मोटिवेशनल पावर उनको इनिशिएट करने के लिए होती है कि पर्टिकुलर वो अपने जो भी काम उनको दिया गया है उसको कंप्लीट करें और पूरी एफिशिएंसी और इफेक्टिव वे में करें। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये आपका 4 या 5 मार्क्स में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, और ये कई बार आपसे मतलब कि मेरा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो 2-2 नंबर में भी दोनों पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 4 मार्क्स में बोला कि 2 में ये पूछ लिया, 2 में ये पूछ लिया। तो यहाँ पर क्या है, संघ भाव की बात है। संघ का मतलब क्या होता है, ग्रुप का। संघ का मतलब यहाँ पे ग्रुप से है। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और एक एग्जाम्पल से इसे कनेक्ट कीजिएगा। मैनेजमेंट वर्क विद टीम। मैनेजमेंट जब भी काम करता है वो एक टीम के साथ करता है, एक टीम वर्क है, ग्रुप एक्टिविटी है। आपने इसके मैनेजमेंट के जब आपने पढ़े होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें भी पढ़ा था कि पर्पस को पूरा करने के लिए ग्रुप का होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट वर्क विद टीम, ये टीम के साथ काम करता है। मस्ट फोकस वी इंस्टेड ऑफ आई। वी का मतलब होता है हम की जगह, हम जो है हमको फॉलो किया जाता है आई की जगह पर, यानी कि मैं सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचूंगी, अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं सोचूंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव जो होगा वो क्या होगा कि हम सब ने पूरा किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, सारा ग्रुप एक्टिविटी है, तो इसमें ध्यान रखा जाता है मैं कभी मैं के बारे में ना सोचकर हमको सोचूंगी, चाहे वो एम्प्लॉयर हो एम्प्लॉय हो, क्योंकि वो सबसे मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन बनी है। इसलिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से कनेक्ट किया है 1 + 1 = 11 रादर देन 1 + 1 = 2। एक में एक को जोड़ने पर 2 नहीं बनेगा, एक में एक को जोड़ने पर 11, क्योंकि एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरा ग्रुप इसे फॉलो कर रहा है। और आपके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 5 मार्क्स में भी आपको किसी प्रिंसिपल्स पे लिखने के लिए आ जाएगा। जब भी आप किसी प्रिंसिपल्स को लिख रहे हो तो आप उसको एग्जाम्पल से कनेक्ट कीजिएगा, उससे एग्जाम में आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। और हमेशा ध्यान रखा, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये जो है आपके हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं, और उन्होंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बनाए थे जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को बेस बनाकर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना सक्सेसफुल ऑब्जेक्टिव जो उसने डिसाइड किया है उसको अचीव करती है। इस क्लास में हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं FW टेलर के। FW टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर के नाम से जाना जाता है। और FW टेलर जो है इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि प्रिंसिपल बेस्ड थे साइंटिफिक मैनेजमेंट पर। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, जिसे हम वैज्ञानिक प्रबंधन कहते हैं। इनका जन्म 20 मार्च 1856 में हुआ था और 21 मार्च 1815 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपनी एक फेमस बुक दी है, बुक्स इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन ये फेमस बुक जो कि इनकी 1911 में पब्लिश हुई थी, उस बुक में इन्होंने द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से इस बुक को जाना जाता है। और जन्म स्थान इनका अमेरिका में है, जो कि फिलाडेल्फिया का जो जर्मन टाउन है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और वो इनका बर्थ प्लेस है। और इनका अगर हम स्टडी की बात करें, इनके अध्ययन की बात करें, तो इन्होंने अमेरिका के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्कूल्स हैं वहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट की और फिर ये यहाँ के मैकेनिकल इंजीनियर बन गए। इन्होंने औद्योगिक दक्षता यानी कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी में भी सुधार का विधिवत अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने लॉफुल स्टडीज में की थी जो कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए की गई थी। और ये 2 साल तक यानी 2 इयर्स तक ये फ्रांस और जर्मनी से स्टडी करते रहे। इसके अलावा 18 मंथ इन्होंने यूरोप में भ्रमण यानी टूर किया था, यूरोप को पूरे अच्छे से ऑब्जर्व किया, वहाँ की जो वहाँ के मतलब फैक्ट्रीज थी, कंपनीज थी, उन सबको देखा। और इनकी एक स्पेसिफिक बात और थी कि ये जो है स्नातक के उपरांत इन्होंने हार्वर्ड लॉ में प्रवेश भी लिया था। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये सारा इनका FW टेलर का है कि FW टेलर की हिस्ट्री क्या है। आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं FW टेलर के बारे में, और इनको आज भी FW टेलर के नाम से ही पूरा फेमस नेम से बुक्स वगैरह में सभी में इसी नाम से जाना जाता है। तो कंप्लीट नेम आपको 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इनका। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात का बहुत ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो प्रिंसिपल्स बिल्कुल लेस फ्लेक्सिबल थे, यानी कम लचीलापन था उनमें, और वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एप्लीकेबल होते थे। जो इनके प्रिंसिपल्स थे वो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थे, तभी इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो है जनक कहा जाता है। तो अब बात करते हैं हम इनके प्रिंसिपल के फर्स्ट में। तो फर्स्ट में क्या था, ये विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं है। इन्होंने पहला प्रिंसिपल दिया था साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। साइंस जो है वो थंब का रूल नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए इसके 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा एग्जाम में। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, संगठन की दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। तो यानी कि कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने पर इनका सारा ध्यान उसी पर था। और इस काम को पूरा करने के लिए
किस माध्यम से इसे पूरा किया जाएगा? तो कार्य के वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से, यानी कि जो हमारा साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क है, इसके बिहाफ पर हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और एक स्पेसिफिक पॉइंट याद रखना है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि ना कि रूल ऑफ थंब पद्धति से। रूल ऑफ थंब पद्धति जैसे साइंस में रूल ऑफ थंब है, उसी पर सारी साइंस डिपेंड है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो है इन्होंने उसको बिल्कुल स्पेसिफिक अलग कर दिया है। सेकेंड जो इनका प्रिंसिपल है, सद्भाव कलह नहीं है। सद्भाव का मतलब होता है आपसी भावनाएं, यानी सद्भावनाएं, तो उन्होंने इसे कलह का मुद्दा नहीं कहा है, यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। श्रमिक और प्रबंधन के बीच संबंध कैसे होने चाहिए? कोडियल नेचर के संबंध होने चाहिए और पूर्ण सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए। पूर्ण सामंजस्यपूर्ण का मतलब है कंप्लीटली हार्मोनियस होने चाहिए, कि दोनों एक दूसरे की बातों को समझें, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। और यहाँ पर प्रबंधन और श्रमिक को एक दूसरे के महत्व को स्वीकार भी करना चाहिए, यानी एक्सेप्ट करना चाहिए, और उन्हें उसे समझना भी चाहिए, उसकी वो किस कंडीशन में है एम्प्लॉय, ये भी समझा जाए, और मैनेजमेंट को इस बात का ध्यान रखना है। तो मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अपनी स्पेसिफिक पोजीशंस हैं और दोनों के अपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी है, वो दोनों एक दूसरे के क्राइटेरिया को समझें। दोनों की इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर रहते हुए दोनों को एक दूसरे को समझना होगा और इसको एक्सेप्ट भी करना होगा। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके दोनों तभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से चला सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें एक बात का ध्यान और भी रखना है हमें, दोनों के बीच मतभेद कभी भी किसी भी पक्ष के लिए फायदेमंद नहीं है। यानी कि अगर दोनों में आपसी टकराव होते हैं, मतभेद होते हैं, क्योंकि दोनों ही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है तो एक यहाँ पर बॉटम लेवल मैनेजमेंट का है, तो दोनों के बीच में जो संबंध है वो इस तरह के संबंध होने चाहिए कि दोनों जो है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं वो पूरा कर सके, इजीली उसे इफेक्टिव बना सके, उसे उसमें एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी कभी एम्प्लॉयर और जो उसके मैनेजमेंट टीम है उनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं, अगर वो रिलेशंस स्ट्रांग हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से इंप्रूव भी हो सकती है, अच्छे से स्टेटस बना सकती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकती है, ग्रोथ हो सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, और वहाँ के एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे। एफडब्ल्यू टेलर का थर्ड प्रिंसिपल है मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी कि मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति में लोगों का जो सोचने का नज़रिया है उस पर ध्यान दिया गया है। इसमें जो है इस तकनीक में प्रबंधन और श्रमिकों को, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट को और जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उन दोनों को ही एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा, यानी कि दोनों को एक दूसरे के प्रति नज़रिया जो है वो सद्भावना का रखना है। किस तरह से? जैसे कि मानसिक क्रांति जो है वो श्रमिकों और प्रबंधन दोनों के दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन की मांग करती है। दोनों में एकजुटता का भाव होना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे को बराबर समझे, इक्वल समझे, और दोनों एक दूसरे की जो भी सिचुएशन है उनको समझ करके फिर उसी के अकॉर्डिंग वर्क करें। और यहाँ पर दोनों का जो उद्देश्य है वो संगठन के मुनाफे में सुधार करना और उसमें वृद्धि करना होना चाहिए। यानी कि अगर दोनों किसी मुद्दे पर अगर कुछ भी बातें कर रहे हैं तो उस मुद्दे को उन्हें समझना होगा, दोनों को एक दूसरे की स्थिति को समझना होगा, और इससे वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव भी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? मुनाफे में सुधार। अगर कोई उनका लॉस में जा रही है कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसको सुधार भी सकते हैं सिचुएशन को, और उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी ग्रोथ और यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी इसी पर डिपेंड करता है। तो लोगों को अपना जो सोचने का नज़रिया है, जो अपनी मानसिक जो सोच है उसमें बदलाव करना ज़रूरी है, और मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों को ही ऐसा करना होगा। ऐसे ही यहाँ पर इसका फोर्थ पॉइंट है संयोग व्यक्तिवाद नहीं है, यानी कि कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पर बात की गई है कि जो कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन का मतलब है सबने ही उसमें अपना सहयोग दिया है, तो सहयोग की भावना को यहाँ पर ज़्यादा उजागर किया गया है। और यह कलह का मुद्दा नहीं है, जैसे हमने अपने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था वहाँ पर कलह की बात आई थी, तो ये कलह का मुद्दा नहीं है, सद्भावना के समान है, यानी कि इक्वल है कि दोनों एक दूसरे के प्रति भावनाएं रखें, और वो श्रमिक और प्रबंधन के बीच आपसी सहयोग में विश्वास करना है कि दोनों एक दूसरे के आपस में एक दूसरे को सहयोग करें हर सिचुएशन में, और इससे क्या होगा? उनके अंदर जो विश्वास है वो विश्वास पैदा होगा एक दूसरे के प्रति। प्रबंधक एवं श्रमिकों में परस्पर सहयोग एवं विश्वास तथा सद्भावना की भावना होनी ज़रूरी है, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से और स्मूथली वर्क कर सकती है। और इसका लास्ट पॉइंट है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस भावना को उजागर करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आंतरिक प्रतिस्पर्धा। आंतरिक प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है इंटरनल कंपटीशन, ताकि उनमें इंटरनल कंपटीशन हो बट वो नेगेटिविटी ना हो उनके अंदर, और इसके सहयोग से वो प्रतिस्थापित करना है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से डेवलप करें कि इंटरनली कंपटीशन चल रहा है लेकिन जेलसी वाली भावना उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब भी वो कोई काम कर रहे हो तो उस काम को करते हुए
उन्हें एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की भावनाओं का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब इसका लास्ट जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम दक्षता का विकास होना। जो व्यक्ति है उसकी अधिकतम दक्षता, इसकी जो स्किल्स है वो ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, और इसके लिए डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी जागरूक होकर के वो उस काम को कर रहे हो, और इसके लिए कुछ टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं। तो किसी भी कंपनी की प्रभावशीलता के कर्मचारियों की क्षमताओं और कौशल पर भी निर्भर करती है। तो वो प्रभावशीलता उसके अंदर है कंपनी में, वो इफेक्टिव है या नहीं है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, उसके जो कर्मचारी हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उस एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स हैं, जो उनको टेक्निक्स आती हैं, जिन टेक्नोलॉजी की उन्हें नॉलेज है, उस पर भी डिपेंड करती है। तभी उनकी एफिशिएंसी उन्हें कितनी ज़रूरत है इससे पता हमें लग सकता है, और हम उसको फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए जब भी कभी उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है तो इस प्रकार प्रशिक्षण को लागू करना होगा, यानी कि उन्हें इस तरह की स्किल्स और टेक्निक सिखानी होंगी जिसमें कि सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकी को सिखाना होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में, स्किल्स के बारे में सिखाना होगा। और अगर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स होते हैं, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको कराने होंगे। इससे कर्मचारियों के कौशलों को निखारने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यानी कि एक साइंटिफिक मेथड है कि उनकी वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए। उनको जो है मतलब जब कभी कार्य करते हैं तो जो उनको हेडल्स आती है, जो सिचुएशन उनके सामने हिंड्रेंस बन करके आती है, उनको इम्प्रूव किया जाए। और उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, मोटिवेशन प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंट सेमिनार वेबिनार्स उनको कराए जाए। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव होगा, और दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स है वो भी अच्छी होंगी। तो एफडब्ल्यू टेलर और जो यहाँ पर बात हो रही है हेनरी फ्यूल की, दोनों में जो डिफरेंस था वो मेन यही था कि एक इसको जो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस बताते हैं जो एफडब्ल्यू टेलर है, और जो हेनरी फ्यूल है उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया था। उसमें उन्होंने एक कंपनी में काम किया और वहाँ पर उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया। तो एग्जाम में कई बार इनके दोनों के बीच में कुछ मतभेद आते हैं कि आप इनके पॉइंट्स को बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंस थे। तो एक का वहाँ पर क्या था कि वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा था। जब वहाँ पर बात करते हैं हम हेनरी फ्यूल की, तो हेनरी फ्यूल ने कहा था कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर रखता है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि बहुत कम यहाँ पर लचीलापन दिखेगा इनके रूल्स में, और सारा ये ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए ही है। वहाँ पर यहाँ पर जो है ये स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए है कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सिचुएशन होगी तब ऐसा किया जाएगा। वहाँ पर जो थी वो कंडीशंस बताई गई थी कि इन कंडीशन में वो एप्लीकेबल होगा, यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी उस पॉइंट में हमें मिलती थी। जब हम हेनरी फ्यूल की बात करते हैं वहाँ पर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मिलती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इनके प्रिंसिपल्स के बारे में, इनमें डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन में इसको प्रिपेयर कीजिए, और जो 1 मार्क्स के MCQs आते हैं वो भी आपके यहीं से आते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।